7 हानिकारक दिव्य यिन गोली स्वयं जहर नहीं थी। ये एक अत्यंत दमनकारी हिम आधारित पूरक थी। यदि कोई अत्यधिक हिम साधना तकनीकों में साधना कर रहा था और उसका साधना स्तर इतना ऊंचा था कि वो 7 हानिकारक दिव्य यिन गोली में मौजूद हिम विषाक्त पदार्थों का प्रतिरोध कर सकता था, तो उसके लिए केवल 7 हानिकारक दिव्य यिन गोली का सेवन ही लाभदायक होगा। हालांकि आदर्श के लिए, जिसके साधना स्तर में कमी थी, और एक घायल आकाश राज के लिए 7 हानिकारक दिव्य यिन गोली खाना एक घातक जहर खाने के बराबर था। उस समय आदर्श ने 7 हानिकारक दिव्य यिन गोलियों के हिम विषाक्त पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग किया था और उन्हें बैंगनी क्रिस्टल के भीतर सील कर दिया था। इसे ऊर्जा सार शुद्ध यांग आत्मा के साथ स्थान दिया गया था, जो उसे फॉलन स्टार गेट पर प्राप्त हुआ था। ये हिम आधारित ऊर्जा आदर्श के नियमों के विपरीत थी, इसलिए वो इस पूरे समय इसका उपयोग नहीं कर पाया। हालांकि अब ये धीरे धीरे आदर्श की मध्याह्न रेखाओं में विलीन हो रही थी और आदर्श की ऊर्जा का एक हिस्सा बन रही थी। दरअसल लाल कमल के बीजों जैसे खजानों की तुलना में 7 हानिकारक दिव्य यिन गोलियों की हिम आधारित ऊर्जा की गुणवत्ता बहुत कम थी, लेकिन शुरुआत में सब कुछ मुश्किल था। आदर्श उस समय यिन और यांग दोनों के समतुल्य साधना कर रहा था, इसलिए 7 हानिकारक दिव्य यिन गोलियों के हिम विष आदर्श को मदद देने के बराबर थे। इससे उसे ज्योति से आने वाली शुद्ध यिन ऊर्जा के साथ सामंजस्य बिठाने में मदद मिली। इससे उसे आधे प्रयास में दोगुने परिणाम मिलने का एहसास हुआ। दोनों ने जितना ज्यादा साधना की, ये उतना ही सहज होता गया। अपनी शुरुआती तनावपूर्ण स्थिति से ज्योति ने धीरे धीरे अपने मन को शांत करना शुरू किया और आदर्श के साथ पूरी लगन से साधना करने लगी। आखिरकार इस बिंदु पर एक साथ पहुंचने के बाद ज्योति पहले से ही आदर्श के लिए प्रतिबद्ध थी। इन परिस्थितियों में उसका शरीर अब आदर्श के करीब होने से इनकार नहीं कर रहा था। उसके साथ युगल साधना करते हुए, हालांकि वे शारीरिक रूप से एक नहीं हो पाए, फिर भी आध्यात्मिक स्तर पर उन दोनों के बीच कोई दूरी या बाधा नहीं थी। आदर्श की ताकत बढ़ाने और उसे एक अद्वितीय महान सम्राट बनने के लिए कदम दर कदम परिपक्व होने में मदद करना और फिर 12 दिव्य स्वर्गों की ओर बढ़ना और एक स्वामी बनना, यही वो चीज थी जिसका ज्योति बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो आदर्श को उस मुकाम तक पहुंचने में मदद करने को तैयार थी। ये सोचकर ज्योति ने युगल साधना में और अधिक निवेश किया। वास्तव में महारानी हृदय सूत्र में दोनों साधना साझेदारों के साधना स्तर समान होने की अत्यधिक अनुशंसा की गई है। इस प्रकार यिन और यांग के बीच एक उत्तम संतुलन स्थापित हो सकता है। हालांकि वर्तमान में ज्योति का साधना स्तर आदर्श से एक क्षेत्र ऊंचा था। आमतौर पर युगल खेती के दौरान जिस साथी का खेती स्तर कमजोर होता है, उसे युगल खेती से अधिक लाभ होता है। इसलिए साधना की शुरुआत में ज्योति पहले से ही आदर्श को अधिक शुद्ध यिन ऊर्जा प्रदान करने के लिए तैयार थी, जिससे उसे अधिक लाभ प्राप्त हो सके। आदर्श से प्राप्त शुद्ध यांग ऊर्जा के लिए उसने खुद को अपेक्षाकृत संयमित रखा। वो आदर्श की शक्ति बढ़ाने को प्राथमिकता देना चाहती थी और जैसा कि आदर्श चाहता था, जल्द से जल्द दाव बीज क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती थी। हालांकि जब उन्होंने वास्तव में साधना शुरू की तो ज्योति को एहसास हुआ कि वो आदर्श को नीची नजर से देख रही थी। हालांकि आदर्श का साधना स्तर कमजोर था, फिर भी उसके शरीर में शुद्ध यांग ऊर्जा एक विशाल महासागर की तरह थी। लहर दर लहर वो बिना रुके उमड़ रही थी, मानो वह अनंत हो। इतने लंबे समय तक लगातार साधना करने के बावजूद आदर्श के शरीर में शुद्ध यांग ऊर्जा कमजोर नहीं हुई। इससे ज्योति बेहद चिंतित हो गया। एक शिखर युवान आधार क्षेत्र योद्धा के शरीर में इतनी ऊर्जा होना असंभव था। साधना की इस गति से उसका दांत्यान सूख जाना चाहिए था। लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ज्योति ने ध्यान से निरीक्षण करना शुरू किया। उसने जल्द ही पाया कि साधनारत आदर्श आसपास के वातावरण में घुल मिल गया था। पास ही स्थित शुद्ध यांग कुंड में दर्जनों शुद्ध यांग धाराएं एक साथ मिल रही थीं। ये एक अदृश्य शुद्ध यांग नदी की तरह थी जो हवा में बह रही थी और लगातार आदर्श के शरीर में समा रही थी। यहां तक कि शुद्ध यांग लावा कुंड में लगाया गया लाल कमल भी अपने बीजकोश को हिला रहा था, जिससे आदर्श को और भी अधिक उच्च गुणवत्ता वाली शुद्ध यांग ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। इस लाल कमल में बुद्धि थी। ऐसा लग रहा था कि वो आदर्श के प्रति कृतज्ञ था कि उसने उसे अमृत में परिवर्तित नहीं किया और उसने उसे एक शुद्ध यांग खजाने वाली भूमि में रोप दिया था, जो ईश्वर आगमन मीनार के दूसरे स्तर से भी ऊंची थी। इसलिए जब आदर्श साधना कर रहा था तो वो अपने शरीर में संचित शुद्ध यांग ऊर्जा का योगदान देने को तैयार था। इस स्थिति ने ज्योति को ये समझने में मदद की कि यद्यपि आदर्श युवान मूल क्षेत्र के शिखर पर था और उसके शरीर में अधिक ऊर्जा नहीं थी, फिर भी वो अपने आसपास के वातावरण से निरंतर अपनी ऊर्जा की पूर्ति कर सकता था, जिससे उसके शरीर की ऊर्जा संतुलित बनी रहती। इस प्रकार वह अनिश्चित काल तक साधना कर सकता था। इन परिस्थितियों में आदर्श द्वारा ज्योति को प्रदान की गई सहायता भी काफी प्रभावशाली थी। इस भयानक ऊर्जा अवशोषण गति ने ज्योति को चिंतित कर दिया। इस क्षमता का उपयोग करके महान महारानी हृदय सूत्र की साधना करते हुए आदर्श इसे तीव्र गति से करने में सक्षम था और इससे ज्योति ईर्ष्यालु हो गई। क्या ये एक पूर्णतः शुद्ध यांग शरीर का प्रभाव है? शायद एक सामान्य पूर्णतः शुद्ध यांग शरीर भी इतना स्वर्ग विरोधी न हो।
ज्योति जानती थी कि आदर्श पहले ही एक पूर्ण शुद्ध यांग शरीर प्राप्त कर चुकी थी। हालांकि उसने पहले कभी पूर्ण शुद्ध यांग शरीर नहीं देखा था, फिर भी उसके पास एक शुद्ध यिन शरीर था और वो एक पूर्ण शुद्ध यांग शरीर के बराबर या उससे भी बेहतर था। उसका मानना था कि युआन मूल क्षेत्र के शिखर पर होने पर वो भी ऐसा नहीं कर सकती थी। अब भी बर्फ की सतह से अत्यधिक यिन ऊर्जा को अवशोषित करने की उसकी गति आदर्श जितनी तेज नहीं थी। सोचिए वो कितना प्रतिभाशाली है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वो इतनी दूर तक पहुंच गया है और धीरे धीरे आकाश राज की बराबरी कर रहा है। ज्योति को लगा कि आदर्श को शायद कोई अनजाना अवसर मिला होगा। हालांकि उसने इसकी जांच पड़ताल करने की योजना नहीं बनाई थी। वो आदर्श को मिले अवसर और प्रगति से खुश थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचने के मार्ग पर वो उसका साधना साथी बनेगा। जब वे खेती कर रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं चला कि समय बीत गया। आदर्श और ज्योति 10 दिन और रात से अधिक समय तक बिना आराम किए चुपचाप बैठे रहे। वे दोनों न नियम, न आकार, न शून्य, न मैं की अलौकिक अवस्था में प्रवेश कर चुके थे। वे इस अद्भुत शास्त्रीय सिद्धांत के प्रति समर्पित थे। आदर्श इतनी गहन साधना को सहन कर सका, इसका कारण पहला तो ये था कि वो पूर्णतः शुद्ध यांग शरीर का स्वामी था और दूसरा बैंगनी क्रिस्टल मूल का स्वामी था। बैंगनी क्रिस्टल उत्पत्ति के साथ आदर्श का शरीर एक भंवर की तरह था जो लगातार खेती के खजाने की भूमि से शुद्ध यांग ऊर्जा को अवशोषित करता था। आदर्श का दांतियान एक जलाशय जैसा था। पानी अंदर बहता था और उसे निकाला जाता था। इस प्रक्रिया के दौरान जलाशय को लगातार खोदा और गहरा किया जा रहा था। अनजाने में वो एक नाममात्र बीज को संघनन करने के और करीब पहुंच रहा था और ताओ बीज क्षेत्र की सीमा के करीब पहुंच रहा था। जब आदर्श और ज्योति युगल साधना में लगे हुए थे तब ईश्वर आगमन टॉवर के अन्य भागों में अन्य परिवर्तन हुए। कुछ साधक अधिक तीव्र थे और उन्हें यह महसूस होने लगा कि ईश्वर आगमन टॉवर में प्रतिबंध कमजोर हो रहे थे। ओह, क्या बात है, मेरा दर्पण आभासी प्रतिबिंब पहले जितना मजबूत नहीं है। गॉड एडवेंट टॉवर की सीढ़ियों पर जो पहले तल से दूसरे तल तक जाती थी, एक साधक मन ही मन बुदबुदाया। कई महीनों में उसने दूसरे तल के रक्षक को अनगिनत बार चुनौती दी थी। वो रक्षक के 2 हमलों का सामना नहीं कर पाया, जिससे वो थोड़ा निराश हो गया। आखिरकार आदर्श जो उनके साथ था के पास तुरंत गॉड एडवेंट टॉवर के दूसरे स्तर में प्रवेश करने की योग्यता थी। ज्योति के पास गॉड एडवेंट टॉवर के तीसरे स्तर में प्रवेश करने की योग्यता थी। उन 2 राक्षसों की तुलना में वे उनसे बहुत दूर थे। शायद दर्पण छवि के कमजोर होने की वजह नहीं, बल्कि मेरे मजबूत होने की वजह से साधक को खुद को खुश करने का एक बहाना मिल गया। लड़ने के जोश से भरकर वो दूसरे स्तर के रक्षक को चुनौती देता रहा। हालांकि हर कोई अपने बारे में उसकी तरह अच्छा महसूस नहीं करता। ये फिर से कमजोर हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही गॉड एडवेंट टॉवर के तीसरे तल में प्रवेश कर जाऊंगा। आकाशराज, जिसने भी यही अनुभव किया था, उसे पूरा यकीन था कि वो मजबूत नहीं हो रहा था, बल्कि संरक्षक कमजोर हो रहा था। इस विसंगति के कारण निश्चित रूप से कुछ अशुभ था। आकाशराज को समझ नहीं आया कि ईश्वर के आगमन टॉवर में ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ, लेकिन जो भी हो, संरक्षक का कमजोर होना एक अच्छी बात थी। इस तरह उसे और भी ज्यादा अवसर मिल सकते थे। कई साधकों की मानसिकता आकाशराज के समान थी, लेकिन जब गॉड एडवेंट टॉवर की परीक्षण व्यू रचनाएं काम करना बंद कर देती थीं, तो गॉड एडवेंट टॉवर स्वयं ही सील होना शुरू हो जाता था। चूंकि गॉड एडवेंट टावर की आइटम आत्मा उसकी निद्रा में प्रवेश कर चुकी थी, इसलिए वो अब गॉड एडवेंट टावर के परीक्षणों की अध्यक्षता करने में सक्षम नहीं थी। फिर स्वाभाविक रूप से वो उन लोगों को गॉड एडवेंट टावर के अवसरों और खजानों को स्वतंत्र रूप से लेने की अनुमति नहीं देती थी, जो इस मानक पर खरे नहीं उतरते थे। मुकदमा रुक जाने के कारण खजाने को स्वाभाविक रूप से सील कर दिया गया। इसलिए कुछ और दिनों के बाद जब आकाशराज, कुलवंत और कंपनी ने दर्पण छवि के हमले की परीक्षा को झेलते हुए अभिभावक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, यहां तक कि दर्पण छवि को हराने के बिंदु तक वे अंततः भगवान एडवेंट टॉवर के तीसरे स्तर पर पहुंच गए थे। जब ऐसा हुआ तो वे अचंभित रह गए, क्योंकि उन्होंने केवल एक खाली भव्य हॉल देखा। वहां सिर्फ नंगी दीवारें और गुंबदनुमा छत थी। वहां एक भी चीज नहीं थी। आकाशराज ये देखकर भौंचक के रह गए। उन्हें पता था कि महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र हर लिहाज से अजीब था। जब प्राचीन महान महारानी ने इस रहस्यमय क्षेत्र की स्थापना की थी, तो उन्होंने यहाँ के जालों को डिजाइन करने में अनगिनत विचार किए थे। यदि वो बाह्य दिखावे से धोखा खा गया तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये भव्य हॉल खाली सा लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये बस एक धुआंधार पर्दा हो सकता है कि यहाँ कोई गहरा रहस्य भी चल रहा हो। आकाशराज के मन में ऐसे विचार आना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक सांवले रंग के युवक ने गॉड एडवेंट टॉवर की आइटम स्पिरिट को प्राचीन महान महारानी द्वारा छोड़ी गई एक सीलबंद ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया होगा, जिससे वो गहरी नींद में चली गई। इस तरह उसके पास परीक्षणों को समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। आकाशराज के लिए जब से उसने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश किया था, हर जगह अवसर ही अवसर थे।
ये सब उन्हें खोजने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता था। विशेषकर गॉड एडवेंट टावर में प्रवेश करने के बाद अवसरों की विविधता ने उसे ईर्ष्यालु बना दिया। गॉड एडवेंट टावर एक विशाल खजाना था, अंदर के फायदे अनगिनत थे। अफसोस की बात यह थी कि उसे उसका एक छोटा सा हिस्सा ही मिल पाया था। इसने आकाश राज को संतुष्ट होने से रोका। उनका मानना था कि आदर्श को जो लाभ प्राप्त हुए थे वे संभवतः उनसे अधिक थे। इससे आदर्श के प्रति उसकी ईर्ष्या बढ़ गई। गॉड एडवेंट टावर का पहला और दूसरा स्तर अवसरों से भरा था। मुझे भी उनमें से कुछ मिल गए हैं। मैं अब गॉड एडवेंट टावर के तीसरे स्तर पर हूं, फिर भी ये मुझे उलझन में डाल रहा है। मैं हार कैसे मान सकता हूं? मुझे तीसरे स्तर पर अवसर जरूर मिलेगा। इसे पाना जितना कठिन होगा, अवसर उतना ही मूल्यवान होगा। पहले और दूसरे स्तर पर मिली चीजों के बारे में सोचकर आकाशराज थोड़ा उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। पिछले कुछ महीनों में गॉड एडवेंट टावर में उसने जो अंतर्दृष्टि और लाभ प्राप्त किए वे गति के मामले में शेंतु परिवार के कुल में रहने के समय से कहीं ज्यादा थे। अब गॉड एडवेंट टावर का खाली तीसरा तल आकाशराज को न सिर्फ निराश कर रहा था बल्कि उसकी लड़ाकू भावना को भी जगा रहा था। उसने पहले ही भांप लिया था कि उसके लिए एक अद्भुत अवसर इंतजार कर रहा है। समय बीतता गया, उन्हें पता ही नहीं चला। ज्योति और आदर्श अब 5 महीने से एकांतवास में थे। 5 महीने का समय बहुत लंबा नहीं लग रहा था। हालांकि यदि 2 लोग एक कक्ष में अकेले रहें और पूरे दिन एक दूसरे का सामना करें तो कई चीजें घटित होंगी। ये छोटी छोटी बातें किसी व्यक्ति की मनस्थिति को बहुत सूक्ष्म तरीके से बदल देती हैं। उदाहरण के लिए नींद। वे दोनों 10 से 20 दिनों तक एक साथ साधना करते थे। साधना के बाद उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा का अत्यधिक प्रवाह हो जाता था और वे पूरी तरह थक जाते थे। ध्यान भी उनके लिए पर्याप्त नहीं होता था, इसलिए वे केवल गहरी नींद में ही जा पाते थे। वे दोनों बिना कपड़े बदले बड़े फ्यूटन में सो जाते थे। बिस्तर साझा करने पर भी विचार किया गया। उदाहरण के लिए स्नान को ही लीजिए। दरअसल योद्धा भोजन न करने का विकल्प चुन सकते थे और स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई से अपना जीवन चला सकते थे। इस तरह वे दूषित नहीं होते। उन्हें वास्तव में पारलौकिक कहा जा सकता था। साथ ही युद्ध कला के साधक धूल से मुक्त होते। जैसा कि शास्त्रों में लिखा है, सुगंधित त्वचा कमल के समान अद्भुत, जल की तरह दूषित नहीं। ऐसी परिस्थितियों में योद्धाओं को स्नान करने की आवश्यकता नहीं होती थी। हालांकि ज्योति को सफाई पसंद थी। खासकर आदर्श के साथ युगल साधना के बाद उसका शरीर पसीने से भीग जाता था। उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक जाते थे। हालांकि वो युआन क्यूई से पसीने को सुखा सकती थी, फिर भी उसे यह एहसास पसंद नहीं था। इसलिए वह प्रत्येक साधना सत्र के बाद हमेशा स्नान करती थी। उसके अंतरिक्ष वलय में नहाने के लिए एक बाल्टी थी। नहाने के पानी के लिए ज्योति वातावरण में मौजूद युआन क्यूई जल को संघनित कर सकती थी। वे दोनों कमरे में ही रहते थे और जब भी ज्योति नहाते थे तो मुख्य हॉल में आदर्श से कुछ ही कदम की दूरी पर उनके बीच एक पत्थर की दीवार थी जिसमें दरवाजा भी नहीं था। आदर्श को पानी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। माहौल अस्पष्ट था। इस स्थिति में हालांकि उन दोनों के बीच पुरुष और महिला के रूप में कोई ठोस संपर्क नहीं था, ज्योति धीरे धीरे आदर्श को स्वीकार करने लगा था। आखिरकार ज्योति के लिए अस्पष्टता का यह स्तर बहुत अधिक था, लेकिन आदर्श के प्रति वो अभी भी इसे स्वीकार कर सकती थी। 3 महीने बाद ज्योति और आदर्श की महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र में साधना पहले चरण के अंत तक पहुंच रही थी। महारानी हृदय सूत्र के स्तर की साधना तकनीक अपने शुरुआती चरण में ही बहुत प्रभावशाली थी। हालांकि महारानी हृदय सूत्र में वे जितना आगे बढ़ते गए, स्त्री पुरुष के बीच संपर्क उतना ही बढ़ता गया। उदाहरण के लिए पहले चरण के अंत में ही दोनों को एक दूसरे के 108 एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर अपने दोनों हाथों से दबाव डालना था। एक कठिन और जटिल क्रम के अनुसार उन्हें यिन यांग युआन क्यूई को संचारित और मिश्रित करना था। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए थी, वरना वे असफल हो जाते। उदाहरण के लिए भुजाओं पर स्थित तियान फू और तियान क्वान बिंदुओं के बारे में कुछ खास नहीं था। हालांकि लिंग हुई, शेन कैंग, तियानशी जैसे बिंदु ज्योति की छाती पर स्थित थे। वो बहुत संवेदनशील था। यदि ये महान महारानी हृदय सूत्र की साधना की शुरुआत में होता तो ज्योति शारीरिक संपर्क की इस डिग्री को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पाते। हालांकि अब 3 महीने साथ रहने के बाद भी उसने अपेक्षित मानसिक तैयारी मुश्किल से ही की थी। आदर्श फ्यूटन पर बैठ गया और उसने अपनी शर्ट उतार दी थी, जिससे वो नंगा हो गया। महारानी हृदय सूत्र की साधना करते समय दोनों का तन और मन दोनों से एक होना आवश्यक था। उनके एक्यूपंक्चर बिंदुओं के बीच कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये सबसे अच्छा होगा यदि पुरुष और महिला दोनों अपने सारे कपड़े उतार दें। हालांकि ज्योति ने केवल अपने बाहरी वस्त्र उतारे थे। उसने अभी भी रेशम की एक पतली परत पहनी हुई थी। उसे अभी भी आदर्श का नग्न रूप से सामना करने में कठिनाई हो रही थी। ये भी एक ऐसी बात थी जिससे ज्योति को अत्यधिक शर्मिंदगी होती, जिससे उसके शरीर के युआन क्यू परिसंचरण में गड़बड़ी पैदा होती, जिससे साधना संबंधी प्रभाव प्रभावित होते। दरअसल ज्योति ने जो कपड़े पहने थे वे बहुत पतले थे।
उन दोनों के बीच की बाधा बहुत कम थी, इसलिए महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र के पहले चरण को पूरा करने में कोई खास बाधा नहीं आई। ज्योति आदर्श के सामने बैठी थी। पहले ही उसने अपने मन को शांत कर लिया था और उसे विश्वास था कि वो शांत मन से इसका सामना कर सकती है और बिना किसी गलती के साधना पूरी कर सकती है। हालांकि जब उसने वास्तव में शुरुआत की तब भी उसे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। हम शुरू करेंगे क्या? आदर्श ने अपने शरीर की युआन क्यूई इकट्ठा कर ली थी और आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था। ज्योति ने धीरे से अपना सिर हिलाया। साधना की शुरुआत में आदर्श के हाथ ज्योति की भुजाओं का अनुसरण करते हुए उसकी बगलों तक पहुंचते और फिर उसके कंधे पर स्थित एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर दबाव डालते। फिर वो धीरे धीरे शुद्ध यांग ऊर्जा उस तक पहुंचाता। जहां तक ज्योति की बात है, वो आदर्श की पीठ को गले लगाती और उसकी रीढ़ की हड्डी पर जी यांग बिंदु पर दबाव डालती। जब वे दोनों महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र की साधना कर रहे थे तो ये एक महत्वपूर्ण एक्यूपंक्चर बिंदु था। ये शुद्ध यांग युआन क्यूई के प्रवाह का एक माध्यम था। साथ ही उनकी छाती पर टैन झोंग पॉइंट का मिलान भी जरूरी था। उनके शरीर के संपर्क से आदर्श को अपनी छाती की लोच और कोमलता का साफ एहसास हुआ। यिन यांग युआन क्यूई ज्योति और आदर्श के बीच एक निर्धारित क्रम में प्रसारित हुआ। ज्योति ने अपनी शर्मिंदगी को दबाते हुए साधना पर ध्यान केंद्रित किया। शुद्ध यांग ऊर्जा प्रकट हुई जब बर्फ जमी और पिघली हुई बर्फ आदर्श की दृढ़ त्वचा पर जमा होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों का रूप ले रही थी। साथ ही वे ज्योति के शरीर पर भी जम गईं और उसके पहले से ही पतले कपड़ों को भीगने लगीं। उसके कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे, जिससे ज्योति की पतली लेकिन अडिग आकृति पूरी तरह से उभरकर सामने आ रही थी। धीरे धीरे आदर्श और ज्योति ने अपनी मुद्राएं बदलीं। आदर्श ने ज्योति को पीछे से गले लगा लिया। उसकी छाती के पास झोंगटिंग एक्यूपंक्चर बिंदु ज्योति की पीठ के पास, जहां जी यांग बिंदु था, चिपक गया। ऊर्जा हस्तांतरण का ये तरीका और भी सीधा था। उसी समय आदर्श की उंगलियां ज्योति की गर्दन पर धीरे धीरे नीचे की ओर चली गईं। जहां भी उसकी उंगलियां छूती, ज्योति की त्वचा पर छोटे छोटे रोंगटे खड़े हो जाते। इस स्पर्श से ज्योति की सांसें तेज हो गईं और साथ ही उसके दिल में लहरें उठने लगीं। उसके हृदय की धड़कन से उत्पन्न इस अनुभूति ने महारानी हृदय सूत्र साधना को प्रभावित नहीं किया, बल्कि भावनाओं से उत्पन्न इस धड़कन ने उन दोनों के बीच यिन यांग एकीकरण को बढ़ावा दिया। ज्योति अपनी आंखें बंद किए बिना नहीं रह सकी। उसकी पलकें हल्के से कांप उठीं। उसने आदर्श को उसकी छाती अपनी पीठ से सटाने की पूरी छूट दे दी। ज्योति के मन में वो आदर्श के साथ हुई विभिन्न मुलाकातों को याद कर रही थी। क्लाउड वाइल्डरनेस में मुलाकात से लेकर स्वर्गयुग की दुनिया में पुनर्मिलन तक। अगर इस दौरान उन्हें सिर्फ दोस्त ही माना जाता था, तो बाद में उजाड़ स्वर्ग तकनीक के चाय सत्र और शेंतु परिवार के अवशेष परीक्षण में, जहां आदर्श ने ज्योति की दुविधा सुलझाई और शेंतु परिवार के षड्यंत्र का खुलासा करके एक बार उसकी जान बचाई थी। फिर उत्सव की पार्टी में आदर्श द्वारा उससे किए गए वादे ने ज्योति को अवर्णनीय ईमानदारी का एहसास कराया। इस विशाल ब्रह्मांड में ज्योति, जिसके स्वाभाविक रूप से समाप्त हुए मेरिडियन थे, ने अकेले ही दुनिया का सामना किया था। वो आदर्श के अलावा किसी पर निर्भर नहीं थी। अपने बैंगनी क्रिस्टल मूल के कारण वो अकेला था और एकमात्र व्यक्ति भी जो उसके स्वाभाविक रूप से समाप्त हुए मेरिडियन के साथ साथ उसके एकाकी हृदय को भी खींच सकता था। यही कारण था कि ज्योति ने महान महारानी रहस्यवादी क्षेत्र में मानसिक राक्षसों के परीक्षण के दौरान आदर्श को अपने स्वाभाविक रूप से समाप्त होने वाले मेरिडियन में शामिल होने का सपना देखा था, जिसके परिणाम स्वरूप वे हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ देते रहे। यदि इन सब बातों ने ज्योति के दिल में भावना का बीज बोया था, तो अत्यधिक ठंडे बर्फीले मैदानों में जब आदर्श ज्योति के सबसे कमजोर समय में प्रकट हुआ था, उसे निराशा से बाहर खींच रहा था। यही वो क्षण था जिसने ज्योति के दिल में बीज को अंकुरित कर दिया, जिससे उसका पूरा दिल भर गया। चाहे वो तब हो जब वे अंतहीन बर्फीले मैदान में गर्म झरनों को साझा कर रहे थे, या वर्तमान में वे कक्ष में थे, उन दोनों के बीच अंतरंग संपर्क ने ज्योति को पूरी तरह से अपना दिल आदर्श को दे दिया था। इस समय ज्योति के मन में आदर्श के लिए एक गहरी भावना उमड़ आई। उसके हाथ आदर्श की बगलों से होते हुए उसकी तपती पीठ पर धीरे से सहलाने लगे। उनके शुद्ध यांग और शुद्ध यिन शरीर, जो आधार के रूप में उत्कृष्ट शारीरिक संरचना थे तथा बैंगनी क्रिस्टल के उत्प्रेरक गुणों के साथ मिलकर कक्ष में मोटी यिन यांग ऊर्जा और अधिक परिष्कृत प्रतीत होती थी। कमरे में आदर्श के पीछे एक लाल सुनहरा शुद्ध यांग ड्रैगन प्रकट हुआ और ज्योति के पीछे शुद्ध यिन ऊर्जा संघनित होकर एक सुंदर बर्फ नीले फिनिक्स का रूप ले रही थी। सुनहरे ड्रैगन और बर्फीले फिनिक्स के प्रकट होने के साथ ये सबसे जरूरी नियमों की शुद्धतम ऊर्जाएं थीं, जिनसे युआन क्यू से बनी ये प्रेत छवियां उत्पन्न हुईं। ये लगातार आदर्श और ज्योति के शरीर में प्रवेश करती रहीं, उनके एक्यूपंक्चर बिंदुओं और मेरिडियन को खोलती रहीं। इससे उनकी ताकत आश्चर्यजनक गति से बढ़ी। पहले ज्योति ने अपनी नींव को मजबूत करने के लिए अपने साधना स्तर को दबा दिया था, लेकिन अब वो इसे और दबा नहीं पा रही थी। मूल युआनची उसके तानतेन में फैल गई, क्योंकि ये ज्योति के युआन आधार के नीचे, जहां ताओ बीज था, संघनित हो गया, जिससे क्रिस्टलीय ताओ बीज और भी स्पष्ट हो गया। पेंग,
एक हल्की सी आवाज के साथ ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया हो। ज्योति का साधना स्तर इस समय पहले ही दाव बीज क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच चुका था। वो इस चरण तक बहुत पहले ही पहुंच सकती थी, लेकिन अब महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र से प्राप्त उत्प्रेरक धक्का के साथ उसने इस सफलता को और भी अधिक परिपूर्ण बना दिया है। और यही अंत नहीं था। शुद्ध यिन ग्रैंड दाओ नाम वैज्ञानिक बीज भी अगले कुछ सेकंड में और भी शुद्ध होता गया। ज्योति का साधना स्तर लगातार बढ़ता गया। दाओ बीज क्षेत्र के मध्य चरणों के शिखर तक फिर धीरे धीरे धीमा होता गया। वो दाओ बीज क्षेत्र के अंतिम चरणों से बस एक कदम दूर थी। ज्योति की तुलना में आदर्श में और भी अधिक परिवर्तन हुआ। आदर्श का चेहरा, गर्दन और उसका नग्न ऊपरी शरीर सभी आग की तरह लाल हो गए थे। उसकी त्वचा के नीचे की रक्त वाहिकाएं ऊपर की ओर उभरी हुई थीं। उसकी रक्त वाहिकाओं में सुनहरी रोशनी बह रही थी, मानो अंदर खून नहीं बल्कि चमकता हुआ पिघला हुआ दिव्य सोना बह रहा हो। आदर्श के मेरिडियन कांपने लगे क्योंकि उसके एक्यूपंक्चर बिंदुओं और छिद्रों से गर्म हवा की लहरें निकल रही थीं। जहां तक आसपास के यिन यांग युआन क्यू का सवाल है, वे एक धुंधले भंवर में तब्दील हो गए जो आदर्श के डेंटियन की ओर इकट्ठा हो गए। शुद्ध यांग ऊर्जा आदर्श के चारों ओर एक विशाल महासागर की तरह थी। जहां तक शुद्ध यिन ऊर्जा का प्रश्न है, वो समुद्र में गिरती नदी के समान थी। आदर्श की दानत्येन में युआन की नींव लगातार बाहर की ओर फैल रही थी। युआन की नींव किसी योद्धा के शरीर में एक छोटी सी दुनिया की तरह थी। हालांकि ये दानत्येन के भीतर थी, फिर भी इसके भीतर जगह थी जिसका आकार योद्धा के अनुसार अलग अलग था। युआन की नींव एक योद्धा की मार्शल आर्ट की नींव थी। मार्शल आर्ट का अभ्यास व्यक्ति की मजबूत नींव पर जोर देता था। कई प्रतिभाशाली लोग स्वेच्छा से किसी क्षेत्र में खुद को दबा लेते थे ताकि जब तक उनकी युआन क्यू उस दमन को सहन न कर सके तब तक वे आगे न बढ़ सकें। इस तरह उनकी नींव और मजबूत होती थी। जहां तक उनकी नींव के सुदृढ़ीकरण की बात है, तो अधिकांशतः ये युआन नींव की व्यापकता पर निर्भर करता था। नींव जितनी व्यापक होगी उतना ही अधिक वो एक शानदार मार्शल शिखर को सहारा दे सकेगी। आदर्श का युआन फाउंडेशन पहले से ही उसी स्तर के एक सामान्य योद्धा से कई गुना बड़ा था। यहां तक कि आकाशराज का युआन फाउंडेशन, जब वो युआन फाउंडेशन क्षेत्र के शिखर पर था, आदर्श के आकार का केवल 60 से 70% ही था। और अब शुद्ध यांग और शुद्ध यिन ऊर्जाओं को लगातार आदर्श की युआन नींव में इंजेक्ट किए जाने के साथ ये पागलों की तरह विस्तार करने लगा। इस समय ज्योति, जो आध्यात्मिक स्तर पर आदर्श से जुड़ी हुई थी, ने इस बदलाव को महसूस किया। वो बड़ी चिंता से देख रही थी क्योंकि आदर्श का युआन आधार तेजी से फैल रहा था। मात्र 10 सेकंड में आदर्श की युआन नींव का आकार 2 गुना बढ़ गया और ये अभी भी बढ़ रहा था। उसी समय युआन की नींव के नीचे अत्यंत शुद्ध यांग और यिन ऊर्जाएं एकत्रित हो रही थीं। अनजाने में एक नाम मात्र का बीज बन रहा था, दाओ बीज क्षेत्र। ये दृश्य देखकर ज्योति को कैसे पता नहीं चला कि क्या हो रहा था। आदर्श के साथ जो हो रहा था वो दाओ बीज क्षेत्र में प्रवेश का पूर्वाभास था। महारानी हृदय सूत्र वास्तव में एक उच्च स्तरीय साधना तकनीक थी जो सर्वोच्च महादाव के अत्यंत निकट थी। हालांकि आदर्श ने महारानी हृदय सूत्र के केवल प्रथम चरण में ही महारत हासिल की थी, फिर भी इसने उसे स्वर्ग विरोधी लाभ प्रदान किए थे। दाओ बीज क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उसे एक ही बार में ये काम पूरा करना था और संघनित दाओ बीज के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता थी। कई युआन आधार क्षेत्र योद्धा वर्षों तक ऊर्जा संचय करके इसके लिए तैयारी करते थे, लेकिन फिर भी उनकी युआन क्यू नष्ट हो सकती थी, जिससे वे अपने दाओ बीज को संघनित करने में असफल हो जाते थे। आदर्श जैसे कुलीन वर्ग पर असफलता का खतरा स्वाभाविक रूप से नहीं पड़ेगा। हालांकि निर्णायक क्षण में ऊर्जा जितनी अधिक कोमल और शुद्ध होगी, संघनित दाओ बीज की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। ज्योति स्वाभाविक रूप से आदर्श की ऊर्जा में कोई कमी नहीं होने देंगे जिससे उनके द्वारा संघनित दाओ बीज में दोष आ जाए। उसने तुरंत अपनी युआन क्यूई प्रसारित की और उसे अपना पूरा समर्थन दिया। आदर्श की सफलता के महत्वपूर्ण क्षण में ज्योति को अब पुरुष और महिला के बीच की शर्मिंदगी की परवाह नहीं थी। उसने अपने पसीने से भीगे कपड़े उतार दिए और अपने नग्न शरीर से आदर्श को गले लगा लिया। जब उसका मर्दाना शरीर, जो एक जलती हुई यांग तत्व आभा उत्सर्जित कर रहा था, बिना किसी बाधा के उसके शरीर को छू गया तो ज्योति चौंक गई। ये एक ऐसा स्पर्श था जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। यिन यांग के नियमों के उत्प्रेरक के तहत ये बेहद अद्भुत लग रहा था। हालांकि ज्योति ने बहुत जल्दी अपने दिल की धड़कनों को दबा दिया। उसने अपनी शुद्ध यिन ऊर्जा को लगातार आदर्श तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। आदर्श की साधना के महत्वपूर्ण क्षण में वो ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि आदर्श सबसे उत्तम वातावरण में दाओ बीज का निर्माण करे। इसमें किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, आदर्श पूरी तरह से अलौकिक अवस्था में पहुंच गया। यिन यांग के प्रभाव से ऊपर उठते हुए दोनों नग्न अवस्था में एक दूसरे के सामने थे। कक्ष में नियमों के कारण असंख्य जीवंत ऊर्जा आधारित प्रेत छवियां प्रकट हुईं। आदर्श ने भी ज्योति के कोमल लेकिन दृढ़ शरीर को अपने शरीर से सटाकर महसूस किया, साथ ही उसके शरीर की खुशबू को भी।
इस एहसास से उसे ऐसा लग रहा था मानो वो शुद्धतम झरने के पानी में नहा रहा हो और उसका शरीर तप रहा हो। ये एक बेहद सुखद एहसास था। आदर्श को क्षण भर के लिए लगा कि कुछ हुआ है, लेकिन उसके मन में एक भी विकृत विचार नहीं आया। उसने अपना पूरा ध्यान स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यू को इकट्ठा करने और साथ ही अपनी युआन नींव में महान दाव नाम मात्र का बीज बोने पर केंद्रित कर दिया। यिन यांग युआन क्यूई पहले संघनित होकर द्रव में परिवर्तित हुआ, धीरे धीरे शुद्ध होता गया। उसके भीतर प्रवाहित होने वाला प्रकाश मानो किसी रत्न में क्रिस्टलीकृत हो रहा था। शुद्ध यांग युआन क्यूई को आधार मानकर शुद्ध यिन ऊर्जा शुद्ध यांग ऊर्जा के चारों ओर घूमती रही। बर्फ जैसे नीले सांप की तरह इसने शुद्ध यांग ऊर्जा को घेर लिया। सेकंड मिनटों में बदल गए। चूंकि आदर्श की युआन क्यू बहुत विशाल थी, इसलिए उसके द्वारा संघनित दाव बीज की गुणवत्ता और भी बेहतर थी, लेकिन इसके लिए जरूरी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से और भी ज्यादा थी। अब इसमें बस थोड़ी सी कमी थी। अगर इसे और अधिक नहीं मिला तो वो सफल नहीं हो पाएगा। ज्योति, जो पहले से ही आदर्श के साथ एकाकार थी, आदर्श की युआन नींव में आ रहे बदलावों को जानती थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। फिर जैसे ही उसने अपनी आदिम यिन ऊर्जा प्रसारित की, उसने साहस जुटाया और आदर्श के जलते हुए गर्म होठों को चूम लिया। इस गहरे और भावना से भरे चुंबन ने उनके होठों को भावुकता से एक दूसरे से चिपका दिया। ज्योति के पास एक परिपूर्ण शुद्ध यिन शरीर और प्राकृतिक यिन मेरिडियन थे, जिसके कारण उसके शरीर में एक युवा लड़की के परिपूर्ण आदिम यिन का निशान था। ये ऊर्जा शुद्ध यिन ऊर्जा से भिन्न थी। ये जीवन शक्ति ऊर्जा का एक रूप थी जो ज्योति से संबंधित थी। पहली बार किसी पुरुष के साथ संभोग करने पर यह ऊर्जा पुरुष को हस्तांतरित हो जाती थी। हालांकि अपने पहले चुंबन के माध्यम से वो अपनी आदिम यिन ऊर्जा का एक छोटा सा अंश आदर्श को भी हस्तांतरित कर सकती थी। ये ऊर्जा, जो एक जीवन शक्ति सार थी, शुद्ध यिन ऊर्जा जितनी शक्तिशाली तो नहीं थी, लेकिन इसने अंतिम स्पर्श देने का काम किया। ये आदर्श के दांत्यान की ओर एकत्रित हुई। इस समय यह ऐसा था जैसे कि अत्यधिक दबाव में डाला गया दीप्तिमान लेकिन अभेद्य लावा, क्योंकि आदर्श का शुद्ध यांग दाव बीज अंततः उसकी युआन नींव में उगाया था। ज्योति का दाव बीज एक दीप्तिमान जलकण जैसा था, जबकि आदर्श का दाव बीज बिल्कुल अलग था। ये एक ज्वलंत दिव्य चट्टान जैसा था। इससे निरंतर शुद्ध ऊर्जा निकलती रहती थी। ये ऊर्जा चारों दिशाओं में संघनित होकर एक लाल सुनहरी ज्वाला का रूप ले लेती थी। ये ज्वाला आदर्श की जीवन ज्वाला के साथ जलती रहेगी और बिना अंत के जलती रहेगी। और उस दिव्य शिला के चारों ओर शुद्ध लाल सुनहरे रंग के भीतर छोटे छोटे नीले बर्फ के क्रिस्टलों की एक परत थी। ये बर्फ के क्रिस्टल दिव्य शिला पर सुंदर हिमकणों की तरह सजे हुए थे। ये शुद्ध यिन ऊर्जा का संघनन था। ये आवश्यक शुद्ध यिन नियम थे जो महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र की साधना से उत्पन्न हुए थे। ये ज्योति की आदिम यिन ऊर्जा से भी उत्पन्न हुआ था। बूम! आदर्श की ऊर्जा का विस्फोट हुआ। एक भयावह आभा फैली और एक सुनहरे कौवे की लंबी चीख सुनाई दी। आदर्श के पीछे से एक 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे की काल्पनिक छवि कमरे की छत तक पहुंची और लुढ़कते हुए लाल सुनहरे बादलों में बदल गई। इस क्षण ऐसा प्रतीत हुआ कि कक्ष असीम रूप से विस्तारित हो रहा है तथा शुद्ध यांग नियमों द्वारा शासित विश्व बन रहा है, और आदर्श इस दुनिया का केंद्र और संप्रभु था। ज्योति जानता था कि यह आदर्श के युआन मूल क्षेत्र का बाहरी प्रक्षेपण था। ये युआन मूल क्षेत्र में आदर्श के अंत का भी प्रतीक था। उसने अंततः दाव बीज क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। दाव बीज क्षेत्र। ज्योति ने आदर्श के हाथ पकड़ लिए और जब आदर्श ने अपनी आंखें खोली तो ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में 2 तपते हुए सूर्य जल रहे हों, और उन सूर्यों के केंद्र में एक धुंधला बर्फीला नीला फीनिक्स उड़ रहा था। हालांकि आदर्श ने शुद्ध यांग नियमों की साधना की, लेकिन चरम यांग शुद्ध यिन को जन्म दे सकता था। ये यांग तत्व नियमों का चरम था। यिन यांग सामंजस्य स्थापित करके कोई इस बाधा से बच सकता था कि कैसे एकांत यांग विकास में बाधा डालता है। इसी कारण आदर्श की साधना की प्रारंभिक रेखा इतनी दूर थी कि कई कुलीन लोग पीछे छूट गए। इसके अलावा उन्होंने और ज्योति ने अभी अभी महान महारानी हृदय सूत्र के पहले चरण में पूरी तरह से महारत हासिल की थी। इस स्तर की एक उत्कृष्ट खेती तकनीक उन्हें भविष्य में अधिक लाभ देगी जितनी जल्दी वे इसकी खेती करेंगे। आदर्श और ज्योति ने युआन फाउंडेशन और दाओ बीज क्षेत्र में महान महारानी हृदय सूत्र के पहले चरण में महारत हासिल की। ये न केवल उनकी प्रतिभा और उत्कृष्ट काया के कारण था, बल्कि बैंगनी क्रिस्टल मूल से प्राप्त सहायता के कारण भी था। ज्योति, शुक्रिया, आदर्श ने ज्योति की तरफ देखते हुए धीरे से कहा। उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि ज्योति ने उसकी सफलता के दौरान उसके लिए क्या क्या किया था। यद्यपि वो ज्योति के बिना भी दाव बीज क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था, लेकिन उसने जो दाव बीज संघनित किया था वो उस समय उतना परिपूर्ण नहीं होता। आदर्श की नजर देखकर ज्योति घबरा गई। उसे पता था कि आदर्श की मदद करने के बाद अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। हालांकि उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी विचलित नहीं थी। उसने अपनी लंबी जेड जैसी उंगलियां फैलाईं और हवा में हल्के से थपथपाईं। उनके बीच बर्फ के टुकड़ों की एक श्रृंखला तेजी से जमने लगी।
कुछ ही सेकंड में ये बर्फ के टुकड़े एक नीले बर्फ के पर्दे में बदल गए, जिसने आदर्श की नजर को अवरुद्ध कर दिया। आदर्श को सूखी खांसी आ गई। अपनी समझ से वो अब भी बर्फ की परत को आसानी से पार कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर प्रकृति के अनुसार ही चलें तो कई चीजें बेहतर हो सकती हैं। ज्योति का शरीर पसीने से लथपथ था। उसने अपने कपड़े वापस नहीं पहने, बल्कि अपने कपड़े उठाए, खड़ी हुई और चली गई। उसकी पीठ पर नजर डालते हुए आदर्श उसकी चिकनी और बेदाग पीठ और उसके लंबे सीधे पैर देख सकता था। वे सफेद चर्बी से बनी एक जेड मूर्ति की तरह थे। उसके क्रिस्टल जैसे नंगे पैर हल्के से नहाने की बाल्टी में घुस गए। जब उसके परी जैसे पैर की उंगलियां साफ पानी में डूबी तो वे मानो किसी पहाड़ी झरने में गिरे मोतियों जैसी थीं। ज्योति इस समय बहुत अच्छे मूड में था, क्योंकि आदर्श ने एक उत्तम दाव बीज का संघनन किया था। उसकी इस सफलता ने उसे भविष्य में असीमित उपलब्धियां दिला दी। ज्योति को यह अच्छी तरह से पता था कि स्वर्गयुग जगत में कोई भी एम्पायरियन राजा, जिसमें शेन्तु कुलपति के स्तर के आंकड़े भी शामिल हैं, वे सभी आदर्श की तुलना में बहुत कमतर थे जब उन्होंने अपने स्वयं के दाव बीज को संघनित किया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो मार्शल आर्ट में किसी अन्य व्यक्ति की उपलब्धियों पर इतनी खुश होगी। वास्तव में आदर्श के साथ युगल साधना के ये कुछ महीने उसके जीवन के सबसे खुशी के दिन थे। बचपन में ज्योति ने दूसरों की उदासीनता और उपहास सहा था। उसका नन्हा मन एक आलीशान लेकिन बेपरवाह लिन परिवार में रहता था, जहां उसे संघर्ष और जद्दोजहद करनी पड़ती थी। वो इन सबसे अकेले ही गुजरी थी, लेकिन हालांकि उसे नहीं लगता था कि उसका जीवन दुखद है, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जिसे वो सुखी जीवन कह सके। बाद में जब उसके शरीर की और भी ज्यादा सराहना होने लगी, खासकर उसके स्वाभाविक रूप से समाप्त होने वाले मेरिडियन से जुड़ने की उम्मीद देखकर, लिन परिवार के रवैये में अचानक बदलाव साफ दिखाई देने लगा। उसकी दादी जैसी एक व्यक्ति जो सिर्फ उपयोगिता की परवाह करती थी, लगातार उसका ध्यान रखती थी। हालांकि इस रवैये ने ज्योति को एक बड़े परिवार की ठंडक और अपने अकेलेपन का एहसास ही कराया। हालांकि ये केवल उस समय तक ही चला जब वो आदर्श के साथ थी, एक ऐसा व्यक्ति जिसे वो वास्तव में अपना दिल दे सकती थी, जिसने ज्योति को अभूतपूर्व गर्मजोशी और खुशी का अनुभव कराया। इसके अलावा न केवल आदर्श की शक्ति में वृद्धि हुई थी, उसकी स्वाभाविक रूप से समाप्त होने वाली मेरिडियन में भी सुधार हुआ था। ज्योति स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि शुद्ध यांग ऊर्जा के उसके शरीर में प्रवेश करने से उसके जीवन के लिए खतरा बनी यिन आधारित ऊर्जा कमजोर हो गई थी। ये नष्ट नहीं हुई, बल्कि यिन आधारित ऊर्जा शुद्ध यांग ऊर्जा के साथ मिलकर एक ऐसी ऊर्जा बन गई जो उसके शरीर के लिए लाभदायक थी। इससे ज्योति को खुशी हुई। जिस भाग्य ने उसे जीवन भर दबाव में रखा था, वो अंततः धीरे धीरे सुलझ गया और आदर्श ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हर बार जब वो इस बारे में सोचती तो ज्योति एक जानकार मुस्कान प्रकट करती। उसने साफ पानी से झाग बनाया और अपने गोरे बेदाग शरीर को साफ करने लगी। कमरे के दूसरी तरफ आदर्श पानी के छींटे पड़ने की सुखद आवाज सुन सकता था। लगभग उसी समय आदर्श ने एक जानकार मुस्कान दी। महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र की साधना के बाद हालांकि वो और ज्योति संयमित रह पाए थे, फिर भी उनकी आत्माओं का ये उत्तम सम्मिश्रण मदहोश कर देने वाला था। साधना करते समय ज्योति के प्रति उसकी भावनाएं और भी शुद्ध हो गईं। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो यौन संबंध से प्राप्त हो, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर एक आनंद था। वो अंततः दाओ बीज क्षेत्र में पहुंच गया। अगर वो अभी भी वैभव दिव्य साम्राज्य में होता तो दाओ बीज क्षेत्र उसे मानव प्रभु की उपाधि देता और उसे उच्च पदस्थ कुलीन बना देता। वैभव दिव्य साम्राज्य में जो लोग 30 से 40 साल की उम्र में मानव प्रभु बनते थे, उन्हें एक महान उपलब्धि माना जाता था। एक बार उन शक्तिशाली कुलीनों को देखकर आदर्श को लगा कि ये उसकी पहुंच से बहुत दूर है। उसने पहले ही इसे हासिल करने की शपथ ली थी और अब आदर्श को अंततः अपनी इच्छा का एहसास हो गया था। इसके अलावा आदर्श का दाओ बीज क्षेत्र किसी भी वैभव दिव्य साम्राज्य के मानव प्रभु की तुलना से कहीं परे था। उसकी उम्र को ही तुलना के तौर पर देखें तो वो सिर्फ 16 साल का था। दाओ बीज क्षेत्र आदर्श के मार्शल पथ पर एक छोटा सा कदम था, लेकिन आदर्श के लिए इसका एक असाधारण अर्थ था। जबकि आदर्श और ज्योति कक्ष में युगल साधना कर रहे थे, अपनी शक्ति में वृद्धि और स्त्री पुरुष के बीच प्रेम के दोहरे आनंद का आनंद ले रहे थे, कक्ष के बाहर ईश्वर आगमन टॉवर के अन्य स्तरों पर बड़ी संख्या में साधक अपने दिन कष्ट में बिता रहे थे। गॉड एडविन टॉवर परीक्षणों की शुरुआत में जब साधकों ने परीक्षणों के नियमों को सुना तो उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि परीक्षण में लंबा समय लगेगा, लेकिन किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि ये इतने लंबे समय तक चलेगा। ईश्वरीय आगमन मीनार एक खजाने की जमीन थी, इसलिए यहाँ साधना करना साधकों की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। अगर 5 साल भी लगे तो भी वे खुशी खुशी ऐसा कर सकते थे। साधना तकनीकें, डिस्क एरे इमेज, साधना तकनीकों की अंतर्दृष्टि और यहाँ तक कि आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी जो उन्हें मिल सकती थीं, उनकी शक्ति को गुणात्मक रूप से बढ़ाने में मदद करती थीं। हालांकि बीच में अचानक परिवर्तन हुए। परीक्षणों में प्रतिबंध इतने कमजोर हो गए थे कि वे पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। गॉड एडविन टॉवर का प्रत्येक स्तर खाली भव्य हॉल बन गया।
जब साधक इन भव्य हॉलों के सामने आए तब भी वे महत्वाकांक्षा से भरे हुए थे। उनमें से कईयों का मानना था कि ये ईश्वरीय आगमन मीनार की ओर से एक परीक्षा थी। आखिरकार ईश्वरीय आगमन मीनार में तरह तरह के परिवर्तन हुए थे और उनमें से कई चीजें तो उन्हें अकल्पनीय लगीं। इसलिए अचानक उसमें खालीपन आना कोई अजीब बात नहीं थी। कृषक उन अवसरों की तलाश में थे जो उन्हें उन्नति करने में सहायक हों। उदाहरण के लिए आकाशराज ने भव्य हॉल के बीच में ध्यान किया ताकि वहां मौजूद संभावित दाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। कुलवंत ने दीवारों पर हर जगह दस्तक दी ताकि एक गुप्त सरणी प्रतिबंध सक्रिय हो सके। अंत में आकाशराज वहां अज्ञात समय तक बैठा रहा, यहां तक कि उसके शरीर पर घास उगने लगी, फिर भी उसे किसी भी चीज के बारे में जानकारी नहीं मिली। जहां तक कुलवंत की बात है, वो 1 महीने तक इधर उधर घूमता रहा, हर जगह दस्तक देता रहा, यहां तक कि उसकी बाहों में स्पर्श की संवेदना भी खत्म हो गई। फिर भी उसे नंगी दीवारों में कोई बदलाव नजर नहीं आया। कुलवंत हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस पत्थर के कमरे में वो था वहां क्या हो रहा है। आकाशराज की बात करें तो उसमें अभी भी लड़ने का जज्बा बाकी था। चूंकि समझ हासिल करने की कोशिश नाकाम रही, इसलिए उसने एक अलग तरीका अपनाया। उसने अपनी तलवार निकाली और भव्य हॉल में बेतहाशा वार किए। उसने अंदाजा लगाया कि पत्थर का कमरा उसकी आक्रामक शक्ति का परीक्षण कर रहा है। जब उसकी आक्रामक शक्ति एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती तो वो दीवारों में छिपे एक दरवाजे को खोल देता जिससे उसे मौके मिलते। हालांकि नतीजा ये हुआ कि आकाशराज 1 और महीने तक व्यर्थ कोशिश करता रहा। उसकी युआन क्यू अनगिनत बार खत्म हो चुकी थी, फिर भी वो दीवारों पर एक भी निशान नहीं छोड़ पाया। आकाशराज ने अपने विश्वासों को डगमगाने से इनकार कर दिया। वहां बचे हुए समय में उसने हर संभव तरीका आजमाया। उसने तलवारबाजी, हृदय सूत्र, ईश्वरीय आगमन मीनार के पहले स्तर से प्राप्त अंतर्दृष्टि, प्राचीन वीरान स्वर्ग तकनीकें, व्यूह रचना का ज्ञान और कई अन्य चीजें अपनाई। फिर भी उसे बस असफलता ही मिली, असफलता और उसके बाद और भी असफलताएं। इस तरह उन्होंने गॉड एडवेंट टॉवर के तीसरे स्तर पर आधा साल बिताया। इस दौरान उसे केवल एक खाली कमरा ही दिखाई दिया, तथापि अपने सभी प्रयासों के बावजूद उसे कुछ भी नहीं मिला। ये कल्पना की जा सकती थी कि एक व्यक्ति को किस प्रकार की यातना और परेशानी झेलनी पड़ेगी। आकाशराज पागल हो रहा था। इस समय तक उसे पहले ही आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। विशेषकर इससे पहले उन्होंने पाया था कि गॉड एडवेंट टॉवर की तीसरी मंजिल, यहां तक कि गॉड एडवेंट टॉवर की मूल पहली और दूसरी मंजिल भी खाली कमरे नहीं रह गई थी। रहस्यवादी क्षेत्र के परीक्षण में संभवतः कोई समस्या थी। हालांकि आकाशराज अभी भी गॉड एडवेंट टॉवर में ही था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो दृढ़ इच्छा शक्ति वाला था और हार मानने को तैयार नहीं था, बल्कि इसलिए कि वो बाहर नहीं निकल सकता था। जिस क्षण से प्रतिबंधों की शक्ति कमजोर हुई, गॉड एडवेंट टॉवर को सील कर दिया गया, जिससे किसी को भी बाहर निकलने से रोक दिया गया। ये वो समयावधि थी जो मूल रूप से श्वेत वस्त्रधारी महिला द्वारा परीक्षण के लिए निर्धारित की गई थी। उस समय श्वेत वस्त्रधारी महिला पहले से ही ज्योति पर काफी ध्यान दे रही थी। वो ये परख रही थी कि क्या ज्योति में महारानी की विरासत को प्राप्त करने के योग्य होने का गुण है। बाद में घटी इस घटना के कारण सफेद वस्त्रधारी महिला गहरी नींद में चली गई। वो केवल ये तय कर सकती थी कि ईश्वरीय आगमन मीनार कब खुलेगी। बाकी सब कुछ ज्योति और आदर्श पर ही निर्भर था। दरअसल योद्धाओं के लिए आधा साल कोई लंबी अवधि नहीं होती थी। एक साधारण एकांतवास भी लगभग इतना ही लंबा होता था। हालांकि असली बात यह थी कि वे गॉड एडवेंट टॉवर में थे। अब उन्हें चिंता थी कि कहीं महान साम्राज्य के रहस्यमय क्षेत्र का तंत्र खराब न हो जाए या उसकी ऊर्जा ही समाप्त न हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो क्या वे हमेशा के लिए गॉड एडवेंट टॉवर में फंस जाएंगे? हालांकि उनकी चिंताएं निराधार थीं। इस दिन वो समय आ गया जब सफेद वस्त्रधारी महिला गॉड एडवेंट टॉवर के खुलने के लिए तैयार थी। ईश्वर आगमन टॉवर में साधकों ने विशाल ईश्वर आगमन टॉवर को हिलते हुए महसूस किया और उसके बाद उनमें से प्रत्येक के सामने प्रकाश का एक द्वार प्रकट हुआ। वे आश्चर्यचकित हुए और तुरंत उनके दिलों में आशा की किरण जगी। जब उन्होंने प्रकाश के द्वार से गुजरने की कोशिश की तो उन्हें एहसास हुआ कि वे काले पत्थर वाले चौक में वापस आ गए हैं। इससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे अंततः बाहर आ गए। आधे साल तक फंसे रहने के बाद न केवल प्रतिबंधों का पालन करना बंद हो गया, बल्कि ईश्वर आगमन टॉवर में स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई भी बाहरी दुनिया की तरह समृद्ध नहीं रही। इस स्थिति के कारण उनकी साधना की गति बहुत धीमी हो गई। आखिरकार हम बाहर आ गए। आखिर क्या हुआ? आकाशराज बेहद घबरा गया। उसने शुरू में इसे एक बड़ा मौका समझा था। हालांकि पीछे मुड़कर देखने पर, हालांकि गॉड एडवेंट टॉवर के पहले और दूसरे स्तर पर उसकी ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ था, लेकिन गॉड एडवेंट टॉवर के तीसरे स्तर में आधे साल तक फंसे रहने के बाद उसने उस लंबे समय में लगभग कुछ भी नहीं किया था। दोनों समयावधियों का औसत निकालने पर उनकी साधना की प्रगति किसी भी तरह से बाहरी दुनिया की तुलना में अधिक तेज नहीं थी। कई साधक अपने अनुभवों पर चर्चा कर रहे थे। उनके अनुभव आकाशराज जैसे ही थे।
इससे आकाशराज को पक्का यकीन हो गया कि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। क्या पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, या शायद ये व्यूह रचनाएं खराब हो गई हैं? दरअसल प्राचीन महान महारानी ने बहुत पहले ही इस रहस्यमय क्षेत्र का निर्माण किया था, इसलिए अगर कुछ सामने आता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरकार वो एक इंसान है, कोई देवता नहीं। उनका ऐसा करना पहले से ही काफी प्रभावशाली है। आकाशराज के ये कहने पर कई लोग सहमत हुए। जब लोग चर्चा कर रहे थे, आकाशराज को अचानक कुछ याद आया। उसने इधर उधर देखा तो उसे न तो आदर्श दिखाई दिया और न ही ज्योति। ये छोटा सा बदमाश अभी तक बाहर नहीं आया। क्या परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं? तो फिर हम महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की विरासत और खजाने को प्राप्त करने के लिए तिजोरी में कैसे प्रवेश करेंगे? रिहा होने के बाद कई साधकों को इस बात की खुशी नहीं हुई कि अब उन्हें अपनी मृत्यु तक कैद नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि वे खजाने न मिलने की बात करने लगे। उन्होंने इस बात को अनदेखा कर दिया कि भले ही महान साम्राज्ञी रहस्यलोक के कष्ट समाप्त न हो, फिर भी उन्हें महान साम्राज्ञी रहस्यलोक की मान्यता प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलेगा। खजाने और विरासत का अब उनसे कोई लेना देना नहीं था। इस तरह एक व्यक्ति ने गुस्से से आह भरते हुए अपना सिर हिलाया, मानो उसे लग रहा था कि अगर ये मुकदमे चलते रहे तो वो महारानी का उत्तराधिकारी बन जाएगा। स्वर्गयुग जगत के ये कुलीन लोग शुरू से ही अहंकारी थे। वे अपनी असफलताओं को कभी स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए परीक्षाओं का अंत ही उनका बहाना बन गया। खजाने का कोई भाग्य नहीं। आकाशराज ने गहरी सांस ली। वो पहले ही 30 मिनट से इंतजार कर रहा था, फिर भी आदर्श और ज्योति अभी तक नहीं आए थे। वे कहाँ हैं? आकाशराज ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। आदर्श और ज्योति न केवल दिखाई दिए थे, बल्कि दो अन्य रहस्यमय लोग, जिनकी आभा अजीब थी और जो भूरे वस्त्र पहने हुए थे, भी गायब हो गए थे। और साथ ही वो सांवला युवक। काफी संख्या में लोग गायब हो गए थे। आकाशराज के आसपास के नौकरों ने भी ये देखा। उनमें से एक जोर से हंसा, हा हा हा। उनके लिए इतनी ऊंचाई पर चढ़ना, कौन जाने गॉड एडविन टॉवर की परीक्षाओं के ऊंचे स्तर बहुत कठिन रहे होंगे। वो बेवकूफ आदर्श परीक्षाओं के दौरान ही बाहर हो गया होगा, या शायद मर भी गया होगा। नौकर की बात पूरी होने से पहले ही आकाशराज ने उसे कड़ी नजर से देखा। नौकर की आवाज तुरंत उसके गले में अटक गई। चुप रहो, आकाशराज ने चिढ़कर कहा। उसने बाधा डालने वाले नौकर को धक्का देकर सीधे काले पत्थर के चौक के बीचों बीच पहुंचा। वो काले पत्थर का खंभा, जिससे उनकी प्रतिभा का मूल्यांकन किया गया था, वहीं था। आकाशराज ने उस पर एक नजर डाली। उसका नाम अभी भी पत्थर के खंभे पर खुदा हुआ था और उसके नाम के पीछे नाइट लिखा था। जहां तक आदर्श और ज्योति का सवाल है, उनके नामों के पीछे क्रमशः ग्रैंड मास्टर और सोल शब्द थे। इतने लंबे समय तक ईश्वरीय आगमन मीनार में प्रवेश करने के बावजूद साधकों की कतारों में जरा भी बदलाव नहीं आया था। इसके अलावा काले पत्थर के स्तंभ की चमक स्पष्ट रूप से फीकी पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई हो। आकाशराज के मूल अनुमान के अनुसार बाहर आने के बाद काले पत्थर का स्तंभ उनका फिर से मूल्यांकन करेगा और उन्हें एक नया पदवी प्रदान करेगा। नए मूल्यांकन के माध्यम से सभी के परीक्षण के परिणाम तय किए जाएंगे। हालांकि अब कुछ भी नहीं था। उनकी साधना गति की परीक्षा का कोई अर्थ नहीं रह गया था। महान महारानी के मुकदमे वास्तव में समाप्त हो चुके थे। क्या बर्बादी है! गॉड एडविन टावर के दूसरे स्तर पर मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है। अगर परीक्षाएं बीच में ही न रुक जाती तो मुझे गॉड एडविन टावर के तीसरे स्तर तक पहुंचने के और भी ज्यादा मौके मिलते। अगर दोबारा मूल्यांकन किया जाता तो मेरे नतीजे बहुत अच्छे होते। आकाशराज ने मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि उसे खुद पर भरोसा था, लेकिन ज्योति और आदर्श की तुलना में उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। इस समय उसे एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। आदर्श और ज्योति के गायब होने से आकाशराज को शक हुआ कि वे दोनों महारानी की तिजोरी में घुस गए हैं। क्या उन्होंने परीक्षण समाप्त होने से पहले ही लाभ प्राप्त कर लिया था, जिसके कारण वे बाहर नहीं आ पाए? या क्या यह भी हो सकता है कि महामहिम के मुकदमों के रुकने का कारण ये था कि आदर्श और ज्योति को महामहिम के रहस्यवादी क्षेत्र की मान्यता मिल गई थी, और चूंकि उत्तराधिकारी चुन लिया गया था, इसलिए अब मुकदमों को जारी रखने का कोई कारण नहीं था। यद्यपि आकाशराज को यह स्वीकार करना पड़ा कि आदर्श और ज्योति की प्रतिभा उनसे अधिक थी, लेकिन उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि वे प्राचीन महान महारानी की मान्यता प्राप्त करने के बिंदु तक पहुंच गए थे। हालांकि तथ्यों को अलग करने का कोई तरीका नहीं था। ज्योति और आदर्श के बाहर न आने का कोई न कोई कारण जरूर होगा। वो इतना भोला नहीं था कि ये मान ले कि वे दोनों मर गए हैं। ज्यादातर संभावना यही थी कि वे किसी खजाने की जमीन में प्रवेश कर गए थे। ऐसे विचार आते ही आकाशराज की आंखें ईर्ष्या से लाल हो गईं। वे सभी एक पत्थर के कक्ष में फंस गए थे और आधे साल तक बिना कुछ किए वहां प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर भी उस व्यभिचारी जोड़े को स्वर्गीय लाभ प्राप्त हुआ था। मुझे उन दोनों को ढूंढना होगा और उनकी चीजें छीनने का कोई रास्ता सोचना होगा। आकाशराज क्रोधित हो गया और उसने काले पत्थर के खंभे पर जोरदार मुक्का मारा। पेंग! एक धमाकेदार आवाज के साथ युआन क्यू फट गया।
पत्थर के खंभे में एक गहरी चमक आ गई। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और वो एक आम चट्टान जैसा लग रहा था। इस समय गॉड एडविन टॉवर के 5वें स्तर के कक्ष में आदर्श इस दृश्य को देख सकता था। जब से उसने नीला यांग टोकन परिष्कृत किया, आदर्श को गॉड एडविन टॉवर पर नियंत्रण का एक हिस्सा मिल गया। वो गॉड एडविन टॉवर के 5वें स्तर में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता था और कुछ प्रतिबंधों को नियंत्रित कर सकता था। हालांकि ऊर्जा क्षीणता के कारण ये प्रतिबंध पहले ही अप्रभावी हो चुके थे। आकाश राज और कंपनी बाहर आ गए हैं। आदर्श और ज्योति को महान महारानी हृदय सूत्र के पहले चरण में पूरी तरह से महारत हासिल करने में कुछ महीने बीत चुके थे। आदर्श और ज्योति ने इस समयावधि का उपयोग महारानी हृदय सूत्र के दूसरे चरण की साधना के लिए किया था। आदर्श ने अपनी युवान नींव में भी लगातार नाम मात्र के बीज को मजबूत किया था। अब ये माना जा सकता है कि उन्होंने ताओ बीज क्षेत्र के प्रारंभिक चरणों में दृढ़ता से प्रवेश कर लिया है। चाहे वो आदर्श हो या ज्योति, दोनों ने अपनी ताकत में भारी उछाल का अनुभव किया था। ओह, ज्योति जो ध्यान कर रही थी ने अपनी आंखें खोली। मुकदमा खत्म हो रहा है। शायद 1-2 महीने और लगेंगे। अभी तो बस गॉड एडविन टावर के परीक्षणों का अंत है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो गॉड एडविन टावर के परीक्षणों के अंत के बाद वरिष्ठ आइटम स्पिरिट ने हमारी परीक्षा जारी रखने के लिए और भी परीक्षण तैयार कर लिए होंगे। हालांकि वरिष्ठ आइटम स्पिरिट के गहरी नींद में होने के कारण परीक्षणों को जारी रखना संभव नहीं है। ये लोग बस महान साम्राज्ञी रहस्यवादी क्षेत्र के परीक्षणों के समाप्त होने का इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद ही उन्हें स्वतः ही बाहर भेजा जाएगा। तो फिर हमारा क्या होगा? ज्योति ने अपने माथे से पसीना पोंछा और धीरे से पूछा। अजूर यांग टोकन के साथ हम यहां से बिना किसी रुकावट के जा सकते हैं, इसलिए हमें कोई जल्दी नहीं है। महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र में अभी भी सुधार की गुंजाइश है। हम अस्थायी रूप से कक्ष में साधना करते हुए रह सकते हैं। हमारी शक्ति बढ़ने से हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने का आत्मविश्वास मिलेगा। इसके अलावा मैं वास्तव में ये भी जानना चाहता हूं कि गॉड एडविन टॉवर की 6ठी मंजिल पर क्या है। महान साम्राज्ञी रहस्यवादी क्षेत्र ने मूल्यांकन के रूप में 6 उपाधियां प्रदान की। वे थीं नाइट, ग्रैंडमास्टर, सोल सेज, शूरा और कैनोनाइज्ड गॉड। ये 6 उपाधियां ईश्वर आगमन मीनार के 6 स्तरों के अनुरूप थीं। अब आदर्श और ज्योति 5वें स्तर पर पहुंच चुके थे। यहां उन्हें पहले ही महान महारानी हृदय सूत्र प्राप्त हो चुका था, जो स्पष्ट रूप से महान महारानी और नीला यांग भगवान द्वारा छोड़ी गई मूल विरासत थी। सूर्य की ओर इशारा करने वाला 9 मृत्यु धनुष भी संभवतः महान महारानी के भंडार से एक वस्तु थी। यहां तक कि महान महारानी हृदय सूत्र के लिए साधना कक्ष और प्राचीन महान महारानी का निवास भी ईश्वर आगमन मीनार के 5वें तल पर स्थित था। इससे आदर्श को जिज्ञासा हुई, अगर सभी मुख्य वस्तुएं 5वीं मंजिल पर थीं, तो गॉड एडविन टावर की 6ठी मंजिल पर क्या था? ये खाली नहीं हो सकता, है ना? 6ठी मंजिल? क्या हम अंदर जा सकते हैं? मुझे नहीं पता। आदर्श ने अपने हाथ में रखे नीला यांग टोकन को देखते हुए अपना सिर हिलाया। उसने अभी अभी नीला यांग टोकन में अपनी धारणा डाली थी और उस छोटे से टोकन से उसने ईश्वर के आगमन टॉवर के एक बड़े क्षेत्र को महसूस किया था। आदर्श को लगा कि वो इन क्षेत्रों के एक हिस्से में प्रतिबंधों को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वो इस बात को लेकर अनिश्चित था कि क्या वो उनमें प्रवेश कर पाएगा या प्रवेश के बाद वहां क्या होगा। उन्होंने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र को छोड़ने से पहले इन सभी स्थानों की जांच करने की योजना बनाई। जैसे ही आदर्श सोच रहा था, उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। ओह! ज्योति ने आदर्श की प्रतिक्रिया देखी और अनजाने में अपनी अंतराकाशीय अंगूठी को छुआ। क्या बात है? आदर्श का चेहरा उतर गया। लगता है हम साधना जारी नहीं रख पाएंगे, लेकिन यह भी अच्छी बात है। ईश्वरीय आगमन मीनार के बाहर आकाश राज ने ऊपर देखा। उसने काले पत्थर के खंभे को घूरा और धीरे से आह भरी। कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रहा था। आकाश राज के कुछ अनुचरों को पहले ही उसके द्वारा नकार दिया गया था, इसलिए उनमें से किसी ने भी उससे पूछताछ करने की हिम्मत नहीं की। वे बता सकते थे कि उनके बॉस बहुत बुरे मूड में हैं। जहां तक दूसरे गुटों के लोगों की बात है, वे भी इधर उधर बेकार खड़े थे। महारानी का मुकदमा खत्म होने के बाद वे बस यूं ही इंतजार कर सकते थे। आकाश राज क्या करना चाहता था या उसके क्या विचार थे, ये पूछने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें से कोई भी आकाश राज का मुकाबला नहीं कर सकता था। समय बीतता गया और आकाश राज पत्थर के खंभे के सामने स्थिर खड़ा रहा। वो महान महारानी के रहस्यवादी क्षेत्र में परिवर्तन को महसूस कर रहा था। महान साम्राज्ञी रहस्यलोक का परीक्षण पहले ही समाप्त हो चुका था। ऊर्जा द्वारा समर्थित प्रणालियां पहले ही काम करना बंद कर चुकी थीं। तो क्या महान साम्राज्ञी रहस्यलोक के नियमों को बनाए रखना भी असंभव था? तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि कई नियम अब वैध नहीं रहे? जब आकाश राज ने अपनी धारणा की सावधानीपूर्वक जांच की, तो उसने पाया कि उसके शरीर में अब एक निश्चित दबाव की कमी थी। महान साम्राज्ञी रहस्यवादी क्षेत्र में आकाश राज को सबसे ज्यादा एक दूसरे पर आक्रमण न करने के नियम ने दबा रखा था, और अब महान साम्राज्ञी रहस्यवादी क्षेत्र की ऊर्जा क्षीण हो जाने के कारण वो नियम अब अस्तित्व में नहीं रहा।
ये एहसास होने पर आकाश राज का दिल जोर से धड़कने लगा। यदि वो कष्टप्रद नियम निरर्थक था, तो क्या इसका अर्थ ये नहीं था कि वो अपनी शक्ति से जो चाहे कर सकता था? उसकी पीठ सभी किसानों की ओर थी, लेकिन उसके होठों के कोने पर एक भयावह मुस्कान उभर आई। परीक्षण योग्य बात थी। उसकी समझ पीछे की ओर दौड़ी और सभी साधकों पर छा गई। ये साधक अभी भी आलस्य से बातें कर रहे थे या ध्यान कर रहे थे। उनमें से किसी को भी आकाशराज के इरादों का पता नहीं था। बिना किसी चेतावनी के आकाशराज अचानक घूम गया और एक हथेली का प्रहार किया। बूम! एक धमाकेदार आवाज के साथ युआन क्यू फट गया। आकाशराज की हथेली से एक तेज हवा आगे की ओर उमड़ी और उसका निशाना था लिन परिवार का माणिक। क्या? ध्यान कर रहे माणिक ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसी समय ताड़ की हवा गरजती हुई उसके सामने आ खड़ी हुई। उससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक हुए घटनाक्रम ने माणिक को सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि लिन परिवार के एक कुलीन सदस्य होने के नाते उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपनी हथेलियां जोर से आगे बढ़ाईं और साथ ही पीछे भी हट गया। पेंग! युआन क्यू माणिक के सामने 3 फीट दूर फटा। माणिक को अपनी बाह कांपती हुई महसूस हुई। उसकी कुछ हड्डियां टूट गईं। एक धीमी सी घुरघुराहट के साथ वो पीछे की ओर उड़ गया और मुंह से खून थूक दिया। माणिक! लिन परिवार से कुछ ही दूरी पर लिन परिवार के अन्य शिष्य तुरंत उसका समर्थन करने के लिए आगे आए। लिन परिवार के शिष्यों की परवाह किए बिना अचानक घटी इस घटना ने बाकी सभी साधकों को भी हैरान कर दिया। आखिर हो क्या रहा था?